और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के भारत मंडपम। प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। हमारे साथ जुड़े हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम के सभी साथी, आप सबको स्टार्टअप महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुम दूसरे पर चले जाते हैं। क्यों भाई, पीछे देर हो गई? साथियों, आज जब देश 2047 के विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि स्टार्टअप वाले सफल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो कौन सी उनके अंदर एक जीनियस एलिमेंट है जिसके कारण ये सफल हो जाते हैं। तो मुझे एक विचार आया, आप लोग तय करना मैं सही हूं कि गलत हूं। जो आपकी टीम है जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में, उद्योग जगत, व्यापार जगत में कोई भी निर्णय होता है तो उसका संबंध सरकार से होता ही है। और जब सरकार से होता है तो फिर थोड़ा 5 साल का टाइम टेबल रहता है। धीरे धीरे पहुंच रही, इधर से शुरू हुई है। और इसलिए आमतौर पर जो व्यापारी मन होता है वो सोचता है, यार चुनाव का वर्ष है, अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप लोग, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है।
और मैं समझता हूं आपके अंदर ये जो जीनियस चीज पड़ी है ना, वही स्टार्टअप को सफल बनाती होगी। यहां इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री मेंबर्स, यानी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में ये महाकुंभ है। यहां यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। और जैसे आप में जीनियस टैलेंट है, मेरे में भी ये है, और इसमें मैं पहचान सकता हूं, इसमें फ्यूचर एंटरप्रेन्योर मुझे दिखते हैं, मैं देख सकता हूं। ऐसे में ये एनर्जी, ये वाइब वाकई अद्भुत है। जब मैं पोर्ट्स और एग्जीबिशन स्टॉल से गुजर रहा था तो ये वाइब में फील कर रहा था, और दूर कुछ लोग लगे थे, नारे भी लगा रहे थे, और हर कोई अपने इनोवेशन को बड़े गर्व के साथ दिखा रहा था। और यहां आकर किसी भी भारतीय को लगेगा कि आज के स्टार्टअप को नहीं, बल्कि कल के यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न को देख रहे हैं। साथियों, भारत आज अगर ग्लोबल स्टार्टअप स्पेस के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोचा समझा विजन रहा है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए, सही समय पर स्टार्टअप्स को लेकर काम शुरू किया। अब ये समिट तो आप लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनाइज की है, लेकिन जब ये शब्द भी का स्टार्टअप नहीं हुआ था, उस समय मैंने एक समिट की थी विज्ञान भवन में। बड़ी मुश्किल से आधा सभागृह भरा था, पीछे भी जैसे सरकार करती है जगह हमने भर दी थी। ये अंदर की बात है, बाहर मत बताना। और उस समय देश में जो नए नए कुछ नौजवान, और मैंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसको लॉन्च करने की दिशा में मेरा प्रयास था। और मैं चाहता था कि उसको मैं एक आकर्षण पैदा करूं, यूथ में एक मैसेजिंग करूं। तो कुछ लोगों ने जो इनिशिएटिव लिए थे उनको खोजा देश भर में, भाई कोई कोने में कोई करता है तो जरा देखो। और मैंने 5-7 लोगों को बुलाया था कि जरा भाई आप भी वहां भाषण कीजिए, मेरी कोई सुनेगा नहीं। अब सुनते हैं। मैं उस समय बात कर रहा हूं। तो मुझे बराबर याद है, उस फंक्शन में एक बेटी ने अपना अनुभव सुनाया, शायद यहां बैठी भी हो, मुझे मालूम नहीं है। और उसने, वो मूल बंगाली है और माँ बाप ने काफी पढ़ा लिख करके उसको तैयार किया। उसने अपना अनुभव बताया। उसने कहा, मैं, उनकी माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, तो बोले मैं घर गई तो मेरी माँ ने पूछा क्या कर रही हो बेटा, आप काफी पढ़ लिख के आई थी। तो उसने कहा कि मैं स्टार्टअप शुरू करने जा रही हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, वो बंगाली थे, सर्वनाश। बोले सर्वनाश यानी स्टार्टअप यानी सर्वनाश।
वहां से शुरू हुई यात्रा, इसका एक सैंपल यहां नजर आ रहा है। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमने बिल्कुल उसका बालवाटिका शुरू की, अटल टिंकरिंग लैब, जैसे एजुकेशन में सबसे शुरू होता है ना केजी का, वैसा ही हमने शुरू किया। और इससे फिर एक स्टेज आकर गया, इंक्यूबेशन सेंटर बनते गए। टियर 2, टियर 3 शहरों के नौजवानों के लिए भी अपने आइडियाज को इंक्यूबेट करने की सुविधा मिलने लगी। आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है ये एक सामाजिक कल्चर बन गया है, और जब कोई सामाजिक कल्चर बन जाए तो फिर उसको रुकने का कोई कारण ही नहीं होता है। वो नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता ही करता जाता है। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे स्टार्टअप सिर्फ टैक्स स्पेस तक ही सीमित है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ है, और एक दो नहीं, मैं थोड़ा मैं रुचि लेता हूं तो देखता रहता हूं। 300, 400 की संख्या में है, और हर एक में एक से बढ़कर एक न कुछ नया है जी। कभी तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं योगा कर रहा हूं वो ठीक है कि स्टार्टअप वाला कह रहा है वो योगा ठीक है। साथियों, स्पेस जैसे सेक्टर में जो कि हमने अभी कुछ ही समय पहले ओपन अप किया, पहले तो सरकार में जैसा स्वभाव रहता है जंजीरें बांध देना, और मेरी पूरी ताकत जंजीरें तोड़ने में लगी रहती है। स्पेस में 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च करने लगे हैं जी, इतने कम समय में। साथियों, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण करने की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। शुरुआत में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले बहुत कम थे, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा। हमारे यहां पढ़ाई का मतलब नौकरी, और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। मैं बड़ौदा में रहता था पहले, और वहाँ महाराष्ट्रियन परिवारों से हमारा नाता जरा ज्यादा था, तो गायकवाड़ी स्टेट है। तो हमारे कुछ साथी बड़े मजाकिया स्वभाव से कहते थे, अगर बेटी बड़ी हुई, शादी तय करनी है, तो घर में चर्चा क्या होती है? बोले मुला फाल छाना है, अरे बेटा बहुत अच्छा है, फिर क्या सरकारी नौकरी है, बस तो अब बेटी शादी होने के लिए योग्य हो गया। आज पूरी सोच बदल गई है।
कोई बिजनेस की बात करना था तो पहले आइडिया की नहीं, दिमाग यही है यार, करना तो है लेकिन पैसे कहां से लाऊं। शुरुआत की चिंता उसकी पैसों से रहती थी। जिसके पास पैसा है वही बिजनेस कर सकता है, ये हमारी यहां धारणा बन चुकी थी। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उस साइकिल को तोड़ दिया है जी। और देश में जो रिवॉल्यूशन आता है ना, ऐसी चीजों से आता है। देश के नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना है। और फिर जब देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज भारत में करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और इनसे करीब 12 लाख नौजवान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। हमारे स्टार्टअप्स ने लगभग 12,000 पैटेंट्स फाइल किए हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो अभी तक वो पेटेंट के महत्व नहीं समझे हैं। मैं अभी भी मिल के आया, मैंने पहला ही पूछा, मैंने कहा पेटेंट हुआ गया? नहीं, बोले प्रोसेस में है। मेरा आप सबसे आग्रह है उस काम को साथ साथ चालू ही कर दीजिए, क्योंकि आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, पता नहीं कौन कहां हाथ मार ले। और देश ने कैसे इनकी हैंड होल्डिंग की है उसका एक और उदाहरण है जेम पोर्टल। यहां पर उसकी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। आज ये स्टार्टअप सिर्फ जेम पोर्टल पर ही करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुके हैं। यानी सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, आप वहां पहुंचे और इतने कम समय में 20-22 साल की आयु के नौजवान 20,000 करोड़ का कारोबार कर ले प्लेटफॉर्म पर, ये बहुत बड़ी बात है जी। आप सभी इस बात के गवाह हैं कि आज का युवा अब डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ एक इनोवेटर बनने का सपना, अपने स्टार्टअप का सपना भी देखने लगा है। ये मैं समझता हूं उसके पास जो टैलेंट है या जो उसकी ट्रेनिंग है, स्टार्टअप के माध्यम से वो एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। आज मैं देखता हूं कि कैसे युवा अपने स्टार्टअप के दम पर अलग अलग सेक्टर्स में छाए हुए हैं। और मुझे तो पक्का विश्वास है कि 2019 का जब चुनाव आएगा ना, उस समय कम से कम 1,000 स्टार्टअप ऐसे होंगे जो इसकी सेवाएं पॉलिटिकल पार्टियां लेती होंगी। वो ऐसे ऐसे चीजें लेकर के आएंगे और उसको भी लगेगा हाँ यार, इस तरीके से पहुंच रहा अच्छा है, ये सरल रास्ता है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, नौजवान नए आइडिया लेकर के आते हैं। कम से कम रिक्वायरमेंट के साथ वो परफॉर्म करने लग जाते हैं। और मैं मानता हूं इसी ने इसकी ताकत बहुत बढ़ाई है। मैंने देखा आज जो ट्रेडिशनल खान पान की चीजें हैं उसमें बिजनेस में आगे बढ़ रहा है। कोई मेडिकल के इक्विपमेंट इस प्रकार से बना रहे हैं कि भाई आपको आसानी से आप अपना देख सकते हैं।
यानी कोई सोशल मीडिया के ग्लोबल जायंट्स से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। यही सपने हैं, यही स्पिरिट है, यही शक्ति है। इसीलिए लोग कहते हैं मैं इसे नष्ट करूंगा। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि कुछ वर्ष पहले देश ने पॉलिसी प्लेटफॉर्म पर जो स्टार्टअप लॉन्च किया था, वो सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, स्टार्टअप्स को देश के डिजिटल इंडिया अभियान से जो मदद मिली है, और मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटीज ने इसे केस स्टडी के रूप में स्टडी करना चाहिए। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स को यूपीआई से बहुत बड़ी मदद मिली है। भारत में ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तैयार हुई हैं जिससे देश के हर कोने में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। और साथियों, आपको अंदाज नहीं है कि हम जहां हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी है तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन मैं G20 समिट के समय देखता था, हमने यहां एक बूथ लगाया था जहां पर अभी आपके एग्जीबिशन लगा है, वहां G20 समिट में, और वहां यूपीआई कैसे काम करता है, हम 1,000 रुपया देते थे ताकि उनको ट्रायल रन करने के लिए काम आए। हर एक एम्बेसी अपने टॉप मोस्ट लीडर को वहां ले जाने का आग्रह रखते हुए जरा वहां देखें एक बार। यानी वहां लाइन लगी रही थी बड़े बड़े नेताओं की कि यूपीआई है क्या, काम कैसे करता है, और उनके लिए बड़ा अजूबा था। हमारे यहां गांव में सब्जी वाला भी बड़े आराम से कर लेता है। साथियों, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बल मिला है। रूरल और अर्बन डिवाइड को देश कम कर पाया है। और दुनिया में शुरू में इसकी चिंता थी। जब डिजिटल प्रोग्रेस होने लगा तो हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली थियरी इसके साथ जुड़ गई थी। सोशल डिवाइड की बात हो रही थी। भारत ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, और इसलिए हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली थियरी मेरे यहां चल नहीं सकती है। मेरे यहां सबके लिए सब कुछ है। आज एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इनमें स्टार्टअप्स के लिए नई संभावनाएं बन रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स, इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है, नारी शक्ति कर रही है। इस ताकत का कोई अंदाज नहीं लगा सकता जी। ये पूरा एडिशनल बेनिफिट है देश को। हमारी बेटियां कटिंग एज इनोवेशन से देश की समृद्धि की तरफ ले जा रही है जी। साथियों, इनोवेशन का एक कल्चर विकसित भारत के निर्माण के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, विश्व के बेहतर भविष्य की बात मैं कर रहा हूं, और मेरी ताकत पर नहीं, आपके सामर्थ्य पर मेरा भरोसा है। भारत ने अपना ये विजन अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान स्पष्ट किया है। इसी प्रीमाइसिस में G20 समिट हुई। विश्व के सभी बड़े नेता कोविड के बाहर दुनिया को कहां ले जाना इसके लिए खड़े बैठे थे, और इसी मंडप पे मेरा देश का यंग माइंड बैठा है जो 2047 तक जाने का रास्ता तय करने वाला है।
भारत ने स्टार्टअप 20 के तहत दुनिया भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक साथ लाने का प्रयास किया है। इसी भारत मंडपम में G20 के दिल्ली डिक्लेरेशन में पहली बार स्टार्टअप्स को न सिर्फ इंक्लूड किया गया बल्कि उन्हें नेचुरल इंजन ऑफ ग्रोथ भी माना गया। मैं जरूर कहूंगा कि आप G20 का ये डॉक्यूमेंट जरूर देखें आप, यानी किस लेवल पर हम चीज को ले गए हैं। अब हम AI टेक्नोलॉजी से जुड़े एक नए युग में है और आज दुनिया इस बात को मान के चलती है कि AI मतलब इंडिया का अपर हैंड रहने वाला है जी, ये दुनिया मान के चल रही है। अब हमारा काम है मौका नहीं छोड़ना है और मैं काफी मदद ले रहा हूं ये AI की आजकल, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे इलेक्शन कैंपेन में लैंग्वेज की सीमाएं आती है तो मैं AI की मदद से तमिल में भी मेरी बात पहुंचा रहा हूं, तेलुगु में पहुंचा रहा हूं, उड़िया में पहुंचा रहा हूं। तो आप जैसे नौजवान ये काम करते हैं तो मेरा भी काम हो जाता है। पहले मैं देख रहा था कोई मुझे मिलता था तो एक जमाना था पहले ऑटोग्राफ मांगते थे, धीरे धीरे फोटोग्राफ मांगने लगे, अब सेल्फी मांगने लगे, अब तीनों मांग रहे, सेल्फी चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। अब करे क्या? तो मैंने AI वाली मदद ले ली। मैंने अपने नमो ऐप पर एक व्यवस्था खड़ी कर दी, अगर मैं यहां से गुजर रहा हूं और कहीं पर एक कोने पर आपका आधा चेहरा भी आ गया तो AI की मदद से आप निकाल सकते हैं मोदी के साथ मैं खड़ा हूं।